के शो में वफाकी हुकूमत की जानिब से नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में मजीद तरामीम का फैसला। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस हुकूमत की क्या खुद को एनआरओ देने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से नाज़रीन बड़े चेमोगोइयाँ हैं, बड़े सवालात हैं। हुकूमत को क्या अपोजिशन ने इस पर शोर मचाया है कि हुकूमत ने खुद को एनआरओ देने की कोशिश की है। कोई जो मैं मुख्तलिफ एनालिसिस और मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहा था, लीगल एक्सपर्ट से भी इस प्रोग्राम से पहले इस शो को समझने के लिए, तो कोई कह रहा था जी कि ये एक पर्सन स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस है, यानी जो मौजूदा चेयरमैन है उनको एक्सटेंड करने के लिए गवर्नमेंट ने किया। और इस पर आपने इस दौरान पूरे हफ्ते में आपने मुख्तलिफ तज्जिए सुने होंगे। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि नैब का जुरिस्डिक्शन जो है कम हो गया। बाज़ ने कहा जी कि हुकूमत ने अपने आप को एनआरओ दिया, अपने वज़रा को, अपने SAPMs को, अपने मुशीरों को जो है इस वक्त एनआरओ दे दिया। ये भी एक बहुत बड़ी इस पर तनकीद सामने आई। कुछ स्पेसिफिक पर्सन सेक्शन 2 में जो मौजूद थे जिनका नाम निकाल दिया, यानी फेडरल कैबिनेट, प्रोविंशियल कैबिनेट। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, यानी मौजूदा हुकूमत की एक खासियत ये रही है, क्योंकि जो तनकीद हो रही है इस वजह से हो रही है कि खासियत ये रही है कि ये बार बार कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाते थे। यानी मिसाल के तौर पे चीनी का शोर मचा तो एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट बन गई, चीनी का रिपोर्ट आ गई, उसमें लिख दिया गया और उसमें वाज़े तौर पे लिखा गया कि कहां कहां हुकूमत की फैसला साजी गलत रही जिसकी वजह से चीनी का क्राइसिस हुआ। इसी तरह उसमें वीट का जिक्र भी था, उसमें LNG के अगर आप फैसलों का देखें तो वहां पर भी जून जुलाई के जो फैसले थे, अरबों रुपए का नुकसान उससे हुआ। इसी तरह पावर सेक्टर और IPPs के हवाले से भी एक रिपोर्ट आई, वो मंजर आम पर नहीं है लेकिन IPPs की भी एक रिपोर्ट है सामने आई। उसके बाद फिर एक और एक्सेस पेमेंट का मुआहदा भी हुआ, लेकिन यहां पर भी बताया गया कि अरबों रुपए के इस तरह नुकसान हुए हुकूमती फैसला साजी से। अगर वीट वाली रिपोर्ट में आपको पढ़ के बताऊं तो इस रिपोर्ट में वाज़े तौर पे लिखा गया था, द कमिटी इज ऑफ कंसिडर्ड ओपिनियन व्यू दैट द क्राइसिस was created because of the saga of failures at policy and planning level by both the federal and the provincial governments। यानी सूबाई और वफाक सत्ता के ऊपर पॉलिसी प्लानिंग लेवल के ऊपर जो फॉल्टी डिसीजंस हुए, इस वजह से जो है ये फैसला हुआ था। तो शायद इसी वजह से जो नैब ऑर्डिनेंस में सेक्शन 2 का जिक्र है, इस वजह से अपोजिशन जो तनकीद कर रही है वो ये कह रही है कि हुकूमत ने खुद को एनआरओ देने की कोशिश की है ताकि उसके जो फैसले हुए हैं और आगे भी बहुत से सवाल हैं, जैसे पनामा में जिनके नाम आए, पंडोरा में जिनके नाम आए, मुख्तलिफ जो नाम आए सामने, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये भी सवाल उठने लगे। लेकिन अपोजिशन ने जो तनकीद की, मैं आपको नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ आपको चीदा जो मैसेजेस उसमें आए थे सामने मुख्तलिफ लीडर्स के, उनके वो पहले सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। आज 3 साल में इस हुकूमत की करप्शन के चर्चे मीडिया में हैं, अखबारों में हैं, लेकिन चेयरमैन नैब को नजर नहीं आते। ये इस ऑर्डिनेंस की हकीकत है। काला कानून जो ऑलरेडी मौजूद था उसको मजीद उसके ऊपर कालख मल के तो उसके जरिए जो है अपने जो है वो सारे के सारे मामला साफ कर रहे हैं और एक दफ़ा फिर जो है अपोजिशन जो है, जो लोग इनके खिलाफ बोलते हैं, उनको टारगेट किया जाएगा और ये हम नहीं होने देंगे। ये जो नैब ऑर्डिनेंस है इसको 2 लोगों को सामने रख के बनाया गया है, एक हुकूमत के करप्ट लोग के जिनके स्कैंडल्स आ चुके हैं और दूसरे जो हुकूमत के मुखालफीन हैं जिनको सजाएं दे के अपने रास्ते से हटाना चाहती है, उनको सामने रख के ये कानून लिखा गया है। कुछ तनकीद भी हुई इस ऑर्डिनेंस के ऊपर जो कानूनी जो लीगल फ्रेटर्निटी है उनकी तरफ से। एक तो कहा गया जी कि जो जमानत का इख्तियार दिया गया अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को जो अमाउंट रखी गई है उस अमाउंट के ऊपर कुछ लोग एतराज़ कर रहे थे और इस तरह के सवालात भी उठे, तो कुछ तरमीम भी हुई। यानी मिसाल के तौर पर आवाम के साथ वसी पैमाने पर जो पब्लिक एट लार्ज जो फ्रॉड होता है उसको दोबारा नैब के दायरा इख्तियार में, नैब के जुरिस्डिक्शन में जो इस वक्त लेके आया गया। इसी तरह से जो ऑर्डिनेंस में जो मुलजिम पर जितनी करप्शन का इल्ज़ाम है, यानी जितनी अमाउंट एलिजिड है उतनी जमानत में उसे देनी पड़ेगी। इस हवाले से भी अब जो ऑर्डिनेंस है इसमें कहा जा रहा है कि एक नया ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा, मौजूदा इजलास खत्म होने के बाद जारी होगा, जिसमें मजीद तरमीम इस तरमीम शुदा जो कवानीन है इनके अंदर किए जाएंगे। और इसी तरह से जिस तरह मैंने कहा कि एहतसाब अदालत के पास होगा, लेकिन जो जमानत की जो अमाउंट है उस हवाले से भी नए ऑर्डिनेंस के अंदर तरमीम शामिल की जाएंगी। हालिया ऑर्डिनेंस से तासुर यह मिल रहा था कि बयानात सिर्फ वीडियो लिंक पर ही रिकॉर्ड हो सकते हैं, इसके गवाह इसलिए जो गवाहों के बयानात हैं इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन बयानात पर भी वजाहत होगी इस ऑर्डिनेंस के अंदर। और जो इस पर है 2 या 3 नुकात शहजाद अकबर साहब ने भी हमें बताए थे, जो उनकी गुफ्तगू हुई थी मीडिया से, उन्होंने क्या कहा था। लेट्स हियर दिस। अभी जो एहतसाब के कानून में नई तरमीम की गई है उसमें एक बड़ी अहम शिक है सेक्शन 16 में, जो कि ट्रायल के ऊपर है। ट्रायल के ऊपर 3-4 चीज़ें की गई हैं। मैं ये चाहता हूँ आपकी तवज्जो उस तरफ दिलाऊँ। ट्रायल के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एविडेंस का रिकॉर्डिंग।
एविडेंस रिकॉर्ड होता है वो सबसे तवालत का काम है। जो लोग अदालतों को कवर करते हैं वो समझते होंगे कि जी शहादत हो रही है, एक एक गवाह की जो गवाही है वो 6-6, 10-10 दिन चलती है, और वो इसलिए चलती है कि वो ज़ुबानी बात करता है, जज साहब डिक्टेट करते हैं, उसकी ट्रांसलेशन होती है, बड़ा उसमें टाइम खर्च होता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, जबकि पूरी दुनिया में ट्रांसक्रिप्शन का निज़ाम है। और जज कोर्ट के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है कि 6 माह के अंदर आपने इस मुकदमे को, किसी भी मुकदमे को ख़त्म करना है। उसके अंदर आपने ट्रायल कंक्लूड करना है, या कन्विक्शन होनी है या एक्विटल होनी है, ये निज़ाम करना है। ये बड़ा ज़रूरी है। और ये आपने सुना शाहबाज साहब ने जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है उस हवाले से बताया। जो अब तरामीम आ रही हैं वो तरामीम जो वो इसमें वजात नहीं थी, जो तरामीम अब आ रही हैं, जो मैंने जिस तरह बताया कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर जमानत होगी तो उसकी अमाउंट, और इसी तरह से जो वसी पैमाने पर पब्लिक एट लार्ज करप्शन है उन केसेस को भी नैब के जुरिस्डिक्शन में लेकर आया जाएगा। हम एक मुख्तसर ब्रेक के बाद नाज़रीन आते हैं। बड़े अहम सवालात हैं, नैब भी हमने लिया इस हवाले से, क्योंकि बात खबरें थी कि शायद नैब आगे बढ़ते हुए सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, ऑपोजिशन की तनकीद और दीगर हवाले से जो इस ऑर्डिनेंस को लेकर हैं, नैब के ओवरऑल कंडक्ट को लेकर हैं, और कवानीन क्या कहते हैं, कानून जो माहिर समझते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में, इस सब कुछ जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ जुड़े रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवाल उठाते हैं नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से। मेरे साथ कादिर मंदोखेल साहब मौजूद हैं। आप MNA तो हैं पीपल्स पार्टी के, लेकिन एक एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, और शायद मेरी वाफ के हिसाब से मंदोखेल साहब शुरू से जो हमारी रही है एज ए लॉयर भी रही है, तो सीनियर आप लॉयर भी हैं। आरिफ चौधरी साहब सीनियर लॉयर लीगल एक्सपर्ट हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें स्टूडियो से। और हमारे साथ मौजूद हैं साजा मुजफ्फर साहब, जो कि नैब के माविन रहे मुख्तलिफ केसेस में एज प्रोसिक्यूटर, और मतलब एज माहिर कानून नैब के माविन रहे मुख्तलिफ केसेस में। लाहौर से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुजफ्फर साहब साथ हैं, तो मुजफ्फर साहब से पहले शुरुआत करना चाहेंगे प्रोग्राम की। मुजफ्फर साहब, आपको ये बताइएगा ये ऑर्डिनेंस से फर्क क्या है, और क्या वाकई में नैब की जुरिस्डिक्शन कम हो गई है, बढ़ गई है? क्या ये पर्सन स्पेसिफिक है, मौजूदा चेयरमैन नैब को एक्सटेंड करने के लिए आया है? क्या है ये ऑर्डिनेंस, आप किस तरह देखते हैं इसको? शुक्रिया सिफान भाई। बिल्कुल ये ऑर्डिनेंस जो है इसने नैब की जो जुरिस्डिक्शन है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक तीर चलाया है। जैसे कि माजी में भी आपने देखा, आपने इतने सारे प्रोग्राम किए और आपने देखा कितनी रिकवरी थी, और रिकवरी जो थी वो बेसिकली चीटिंग पब्लिक एट लार्ज केसेस में थी, और उसके अलावा जो बहुत हेवी प्रोफाइल केसेस थे जिसके अंदर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था, ये स्टॉक एक्सचेंज के केसेस थे, इन सारे केसेस के अंदर ये रिकवरी होती थी। और अब जो अमेंडमेंट आई है उसमें आपने नोट किया होगा कि उन्होंने इन केसेस को निकाल दिया है। और पहले जो अमेंडमेंट आई थी, अमेंडमेंट नंबर 1, इसको 2 का नाम दिया जाता है। अमेंडमेंट 1 में बाकायदा क्लेरिफिकेशन की गई थी कि ऐसे केसेस जो चीटिंग पब्लिक एट लार्ज के केसेस हैं या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केसेस हैं जिनमें नैब की रिकवरी सबसे ज्यादा है, उन केसेस पे असरअंदाज नहीं होगी। लेकिन अब मैं कुछ समझा नहीं कि इन्होंने क्यों नहीं ये इसमें डाली, क्योंकि ये इस तरह तो नैब की जो कारकर्दगी है और जो नैब का मकसद है, जो नैब जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, वो मकसद खत्म हो जाता है। लेकिन अब तो ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है कि अवाम के साथ वसी पैमाने पर धोखाधड़ी वाले जो फ्रॉड हैं उसको इस पर मुजफ्फर साहब डालने की बात हो रही है कि अब ऑर्डिनेंस में मजीद तरामीम और ये डाल दी जाएगी ये शिक़ें इस पर। तो इसके अलावा और कोई आपको लगता है इसमें कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि जी, क्योंकि जो ऑपोजिशन कह रही है कि नैब का इदारा ही, इस पर बहुत से लोग तनकीदी भी करते हैं, नैब का इदारा ही खत्म कर दें, नैब कुछ कर नहीं रहा, और इस पर नैब सिर्फ और सिर्फ हैरेसमेंट कर रहा है, ये इन चीजों को एड्रेस किया गया और नैब वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी कर रहा है, क्या इन चीजों को एड्रेस किया गया इस ऑर्डिनेंस में? देखिए अपना सफान भाई, इस ऑर्डिनेंस में जो इन्होंने एक ब्लैंकेट कवर दिया है कमेटीज को, इकनेक को, कि जी के दे विल नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल। आपको पता है आने वाले दिनों में शुगर स्कैम है, इसमें काफी स्कैम्स आएंगे, तो ये भी समझता हूँ कि ये इट्स अ सॉर्ट ऑफ गिविंग एनआरओ टू द पर्सन जी, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात नोट रखनी चाहिए। और मैं जहां तक ये थी कि चलो बेल का इख्तियार देना, कम्युनिटी कोर्ट्स को बढ़ाना, जजेस को अपॉइंट करना, ये एक अच्छी इसी ऑर्डिनेंस के जरिए ये आया गया, ये तो एक अच्छी लगाई गई है सिचुएशन। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो मैं भी इस आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बार बार एक बात जरूर करता था कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम ने अगर कोई बेनिफिट नहीं लिया तो उसको नहीं पनिश करना चाहिए। लेकिन इस कानून में माजी में ये देखा गया कि बेशक आपने कोई अपना एसेट्स ना बनाए हो, लेकिन सरकारी मुलाजमीन जो कि उस चेन में आते थे उस जुर्म की,
तो वो फेस करते थे सारे चार्जेस। तो वो एक गलत था जिसको उन्होंने इस अमेंडमेंट के थ्रू, ये एक अच्छा शुगन था कि ये एक अच्छा इन्होंने स्टेप उठाया। लेकिन इसके साथ अगर देखा जाए तो अगर जो अब केसेस अब आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों एक केस जो था वो काउंटी कोर्ट इस्लामाबाद ने सेशन कोर्ट में भेज दिया, क्योंकि लफ्ज लिखा हुआ है कि दीज केसेस जहां पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और चीटिंग है, ये दे आर स्टैंड ट्रांसफर टू द रिस्पेक्टिव सेशन कोर्ट्स। तो जब उन्होंने वो केस भेजा तो वो जो जज साहब थे उन्होंने इस फीस के ऊपर एतराज उठाया। उन्होंने कहा कि देखें, ये आप एजेंसी को वापस करें, काउंटी कोर्ट नैब को भेजे, नैब उस मुतल्लिका एजेंसी को भेजे, वो हमारे पास केस आए। और इसी तरह मुल्तान में भी एक जज साहब ने जो केस है वो सेशन कोर्ट में भेजा। तो ये जो इतने मालियत अरबों रुपए के केसेस हैं, इसमें बड़ी बड़ी नाम है, इनके कैसे सेशन कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। तो मुझे अब जो मालूमात है अब मीडिया के थ्रू पता लगा कि अब इसमें फिर कोई सोचो विचार होगी, इसको ठीक किया जाएगा कि जहां पे ऐसे अच्छा ठीक किया जाएगा। मैं मंदोखिल साहब आपकी तरफ आना चाह रहा हूं कि ज्यादा तब्दीली जो वो कहते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था, पब्लिक एट लार्ज, वो तो करेक्शंस हैं जो कर रही है इस वक्त गवर्नमेंट इस ऑर्डिनेंस के अंदर। लेकिन वैसे मजबूरी की, मैं उस दिन आपसे गुफ्तगू कर रहा था जब आगा सिराज तुरानी साहब के घर के बाहर नैब खड़ी थी, आप कह रहे थे कि गुंडागर्दी है, हैरेसमेंट है, जिस तरह के इल्जाम आप या आपकी पार्टी या दीगर जमातें ऑपोजिशन की लगा रही हैं, वो इल्जाम तो शायद इससे बढ़कर थे। वो जो आप लोग लगा रहे थे वो तो नैब के कंडक्ट पर ही लगा रहे हैं, बतौर इदारे पर ही लगा रहे थे, चेयरमैन नैब पे आप लोग कर रहे थे कि तो ये तो एक्सटेंशन का मामला भी है। इससे आपको कुल क्लैरिटी आई है कोई इस ऑर्डिनेंस से क्या हुआ है और कन्फ्यूजन हो गया? देखिए, पहले आपने आगा सिराज दुरानी साहब की बात की थी, मैं इस्लामाबाद से आपको ज्वाइन किया मैंने। आपका रिपोर्टर खुद बता रहा था ना वारंट है, ना लेडी सर्चर है, ना मजिस्ट्रेट है। तो आप मुझे बताओ फिर नेब के एहलकार कैसे किसी के घर पे छापा मार के बच्चों को, ख़वातीन को हरास कर सकता है? तो आप खुद सोचिए। तो इसको मैं गुंडागर्दी ना कहूँ तो क्या कहूँ? अगेन कहता हूँ, गुंडागर्दी हरासमेंट है बच्चों को, ख़वातीन को, हमारी माँ बहनों को। और ये पहली मरतबा नहीं हुआ है। इस ऑर्डिनेंस से फर्क पड़ेगा? ये पहली मरतबा नहीं हुआ आगा सिराज दुरानी के घर पे, इससे पहले भी हो चुका है। रात 12 बजे आपको याद होगा उस वक्त। इस ऑर्डिनेंस से फर्क पड़ेगा? देखिए, अब मुजफ्फर साहब खुद बता रहे इसमें, ये ऑर्डिनेंस पहले जैसे वो इमरान नियाज़ी से फरमाते थे वही चोर वही चोर वही वो सारा, अब जब ये चीज़ ने की है तो पता चला कि सारे चोर तो उनके बगल में बैठे हुए। अब क्या करें? जरदारी से मैंने करोड़ों रुपए निकालने हैं, नवाज शरीफ से मैंने करोड़ों रुपए निकला तो कक नहीं। अब वो चीज़ें जारी बात है, वो अफसरानजाद में आ गए सारे, अब उनको ये चीज़ें सारी रिवर्स करनी पड़ी। अब सवाल ये है, जैसे मुजफ्फर साहब बता रहे हैं, यही केसेस जब आपने अरबों खरबों इल्ज़ाम लगा लिए, काश बरतानिया की तरह यहाँ भी डैमेजेस का कानून होता। वो है तो सही, मगर आज तक मुझे 28 साल प्रैक्टिस हो गई, मैंने कभी किसी को सुना नहीं डैमेजेस वसूल कर दे। मगर अब रियाम खान वाले केस में, इसाक-डार वाले केस में अभी बरतानिया की अदालतों ने जो फैसले किए आपके सामने हैं, तो मैं तो जारी बात है, मैंने बिल बिला रहा हूँ इस हवाले से, डैमेजेस के हवाले से, कि इसका बरतानिया की या यूरोप की तरफ में होना चाहिए। अब जब 3.5 साल गुजर गए, कंटेनर के वक्त जो इमरान नियाज़ी साहब फरमाते थे वो सारी बातें तो झूठ निकली। अब उस चीज़ों को रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स कर। अब ये एनआरओ नहीं है तो क्या? ये मैं कहता हूँ, मतलब एक आदमी को आपने जेल की सलाखों में धकेल दिया है मार के, और अगले दिन बोले कि नहीं ये केस नहीं है, अब ये केस है, तो खत्म हो गया सारा। एक बात। दूसरी बात ये, मैं आपकी तरफ से मुजफ्फर साहब से आपने सवाल किए, जवाब नहीं दिया, क्या मौजूदा ऑर्डिनेंस के तहत वो नेब का चेयरमैन कहाँ है? वो है भी नहीं भी है, एक्सटेंशन है, रीअपॉइंटमेंट है, वो किस कैपेसिटी में बैठा हुआ है उसका कोई पता नहीं किसी को। क्यों बैठा हुआ है, किस लिए बैठा हुआ है, कैसे बैठा हुआ है, किसी को नहीं पता। अब क्यों नहीं पता? देखिए, आप बताए ना, और कंफ्यूजन हो गई है भाई, कंफ्यूजन तो हो गई ना, बता दें मुझे, ये बैठे हुए नेब के एक्सपर्ट बैठे हुए, बता दें मुझे। अब ये सारी चीजें क्या है, उसको एक्सटेंड करना, इसको वहां बैठा। अच्छा, अब सवाल ये, अब सवाल ये इस वजह से बैठाना कि इनको नेब का मौजूदा चेयरमैन सूट करता है, क्योंकि इस गरीब की कुछ वीडियो उनकी हाथ लगी है, उस वजह से उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसे सारे काम कर रहे हैं जैसे वो एमके वाले नहीं कराते थे अपने दहशतगर्दों से, ये उसी तरह कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि नेब का चेयरमैन, मैं तो खुद आपकी तौर से उसे गुजारिश करूंगा, आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मनसब तक पहुंचे, आपकी बड़ी एक माजी है और है भी मेरे शहर का, कोयटा का, आप खुद स्टेप डाउन करें। आप क्यों इनके गंद में फंस रहे हो? आप क्यों इनकी लाकानियत, इनकी इंतकाम वाली सियासत में अपने आप को फंसा रहे हो? एक अच्छी खासी बैकग्राउंड है आपकी, तो मैं समझ रहा हूँ कि इनको सूट करता है। और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि 3.5 साल में क्या निकाला है अपोजिशन से, सियासी रहनुमाओं से, और फिर अभी परसों तरसों मंडे वाले दिन मुराद सईद और फवाद चौधरी साहब करे कि 1000 अरब जो है ना वो करप्शन हुआ है हाईवेज में, और नवाज शरीफ साहब ने किया है। जबकि अभी पिछले हफ्ते
इमरान नियाजी साहब बलूचिस्तान के एक शहर हवारान में बेलम में रोड के इफ्तिताह करे और नेब अपना NHA के अफसरान की तारीफ करे। मतलब 1000 अरब अगर करप्शन हुई है तो करप्शन में नवाज शरीफ तो नहीं वो गमल, उसके अफसरान भी होंगे ना, ठेकेदार भी होंगे। सियासी तौर पे तो मैं मंदोखिल से रिक्वेस्ट करूं क्योंकि हम अभी PTI नहीं है, हम कानूनी और जो नैब पर तनकीद है ना उस पर, क्योंकि उस पर नैब से मैंने मौक़िफ़ भी लिया था प्रोग्राम से पहले, तो उन्होंने कहा था जो भी ऑर्डिनेंस होगा लेटर एंड स्प्रिट हम इस पर उसको आप इस चीज को बता दें मुझे, नैब का चेयरमैन आपका जो सवाल हाँ हुआ है क्योंकि सियासी नौयत PTI तो है नहीं। मैं चौधरी साहब ये सवाल है मंदोखिल साहब का नैब के चेयरमैन के हवाले से, आपके पास इसका जवाब ही कहते हैं तो और कंफ्यूजन हो गया है अपॉइंटमेंट के हवाले से, उनकी एक्सटेंशन के हवाले से, आपको क्या लगता है आरिफ चौधरी साहब? मैं आपका सवाल अगर मेरी तरफ है तो मैं आपकी आवाज़ मुझे आई नहीं है, ज़रा थोड़ा जी आरिफ चौधरी साहब मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, अगर मंदोखिल साहब की आवाज़ तो आई है ना अब तक? नहीं आई, सवाल आप कर दे। जी आरिफ चौधरी साहब, मंदोखिल साहब कह रहे हैं कि मौजूदा ऑर्डिनेंस ने चेयरमैन नैब का जो एक्सटेंशन है उसको और कंफ्यूज कर दिया कि वो हैं ओहदे पे नहीं है, जो ऑर्डिनेंस है उसने और कंफ्यूजन कर दी है बजाय क्लैरिटी देने के। डू यू एग्री विद दिस? किस कैपेसिटी में बैठा हुआ है वो, और किस कैपेसिटी में बैठे हैं वो ये भी बोले मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि ये जो मौजूदा ऑर्डिनेंस है, पहली बात तो यह है कि किसी तरह की भी कानून साजी और ख़ास तौर पर इस लेवल की कानून साजी वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए होना कि मैं समझता हूँ कि कोई जो पॉलिटिकली कॉन्शियस इंसान है या सोशली जो अवेयर है वो उसे कोई अच्छा कदम किसी सूरत में समझता नहीं है, और इसको बजाय ख़ुद मैला फाइडी इसी बुनियाद पे इसके एट्रीब्यूट की जा सकती है कि वो कानून जिसे आना चाहिए पार्लियामेंट में और उस पर थ्रेड बेयर डिस्कशन होनी चाहिए और हर तरह के उस पर एतराज़ात होने चाहिए और उन एतराज़ात का तदारक होना चाहिए, उसे आप एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए ला रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि चेयरमैन की जो पोस्ट थी वो नॉन एक्सटेंडेबल इसलिए रखी गई थी कि करप्शन के चांसेस जो है उसे ख़त्म कर दिया जाए। और करप्शन दो तरह की होती है, एक तो माली करप्शन होती है और एक अपने ओहदे को बचाने के लिए या उस ओहदे के दोबारा असूल के लिए आप बाज़ लोगों को नवाजते हैं और फिर यानी फेस वाकई देखते हैं और यानी केस नहीं देखते। तो इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए इस चीज़ को रखा गया था। अब इन्होंने जो उसे एक्सटेंडेबल कर दिया है तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक्सटेंडेबल करना जो है एक तरह की सियासी रिश्वत है और उन्हें अपना ज़ेर नगी रख दिया गया है और उन्हें ये यानी वो इनके ज़ेर एहसान है, वो इनके ममनून हैं कि जनाब इन्होंने रखा है। और इससे एक बात और, जो इल्ज़ाम था अपोजिशन का, वो कहते थे कि नैब न्याजी गठजोड़ है और न्याजी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो उन्हें जो कुछ हो रहा है, नैब जो कर रहा है, चेयरमैन नैब जो कर रहा है वो सारा कुछ उनके कहने पे कर रहा है। तो जब आपने कानून से बाला होकर उन्हें ये रियायत दे दी तो वो इल्ज़ाम जो था वो भी आप पे साबित हो गया। और इसी बात को थोड़ा सा और ये जो कहा जा रहा था उस वक्त कि जनाब ये तो ख़ुद इन्होंने सारी तजावीज़ दी थी, मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि ये सारी तरमीम दे, तो जब मुस्लिम लीग नून आपसे ये तरमीम आपको दे रही थी तो उस वक्त आप इसे कह रहे थे कि ये तो एक बिलवास्ता NRO की इस्तदा है। तो गोया आपने वो NRO दे दिया मुस्लिम लीग नून को। और दूसरा ये है कि जिस स्टेज पे आप ये कर रहे हैं उस स्टेज पे जिस तरह की तरमीम आप कर रहे हैं, रिटायर्ड जजेस को ला रहे हैं और उसका पूरे का पूरा आपने निज़ाम ही बदल दिया है, उसके इसे टूथलेस आपने बना दिया है। तो ये सारा कुछ आप इसलिए कर रहे हैं। अगर आप नवाज शरीफ को या आसफ अली जरदारी को रियायत नहीं देना चाहते थे, ठीक है, तो रास्ता निकाला और ये रास्ता पाकिस्तान में सब। आई हैव टू टेक अ ब्रेक आरिफ चौधरी साहब, मैं आप जो आपने पॉइंट्स कहे इस पॉइंट से मजीद गुफ्तगू भी करते हैं और मजीद अहम तरीन सवाल भी उठाते हैं इस ऑर्डिनेंस के हवाले से और जो इसमें मजीद तरमीम होने जा रही है उस पर ही बात करते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन बड़े अहम सवालात नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से उठा रहे हैं। नैब ऑर्डिनेंस में और इससे पहले जो नैब पर तनकीद होती थी वो कि जी इनकी इन्वेस्टिगेशन या हैरेसमेंट की बात होती थी और हुक्मरान जमात खुद कहती है जी कि बाज़ केसेस लॉजिकल एंड पे नहीं पहुंचते। नैब खुद कहता है कि हमने तकरीबन 500 अरब से ज़्यादा की रिकवरी मौजूदा दौर में हम कर चुके हैं।
अब इस फिगर पे बात भी करते हैं, लेकिन नैब का ऑफिशियली हमने जो वर्जन लिया है इस आज प्रोग्राम से पहले भी, तो हमें बताया गया कि जो भी ऑर्डिनेंस आएगा उस पर कानून के मुताबिक जो भी लेटर इन स्पिरिट ये लॉ कहता है इसके मुताबिक अमल दरामद किया जाएगा। मैं मुजफ्फर साहब आपकी तरफ, मैंने मंदोखेल साहब ने सवाल पूछा था, मैंने चौधरी साहब, क्या आपको लगता है कि इससे और कंफ्यूजन हो गई है जो एक्सटेंशन अपॉइंटमेंट चेयरमैन की और तमाम चीज़ों के ऊपर? डू यू थिंक दिस इस कानून से मुजफ्फर साहब? सलमान भाई, मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल कंफ्यूजन है और मैं ये समझता हूं कि जो ये नैब अमेंडमेंट है ये चंद दिनों में आप भी देखेंगे, पूरी कौम देखेगी कि इसमें जरूर एक मजीद अमेंडमेंट आएगी। अच्छा। क्योंकि इतना सारी साइलेंट एरिया है, इतना ग्रे एरिया है, मैं नहीं समझता कि प्रेजेंट सिनेरियो में जो गवर्नमेंट जो है इसको इसी तरीके से लेके जाएगी। मैं ये मेरा अपना एक, क्योंकि मैं एक्सपर्ट रहा हूँ नैब में और मैं एक स्टूडेंट ऑफ लॉ के हैसियत से मैं समझता हूँ कि पीछे। अब मैं इस तरफ आता हूँ कि एक्सटेंशन की, देखिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है जो नैब का इदारा है वो चेयरमैन नैब अगर होगा तो वो चलता है, सारे अख्तियारात नैब के चेयरमैन के पास हैं और वो डेलीगेट करता है डीजी को। तो ये डिप्टी चेयरमैन जो है ये नहीं चला सकता नैब अगर नैब का चेयरमैन चला जाए। तो ये वक्त की जरूरत थी एक्सटेंशन लाना। मैं समझता हूँ इस इदारे को चलाना बहुत जरूरी है इस टाइम। जिस तरह आपने खुद फरमा दी 500 अरब रिकवरी है, कितने सारे 1200 केसेस मुख्तलिफ अदालतों में पेंडिंग है, अरबों खरबों रुपए इन्वॉल्व हैं, उसके लिए डिसीजन मेकिंग जरूरी होती है, इंक्वायरी, ऑथराइज इन्वेस्टिगेशन, रेफरेंसेस, उसके लिए एक ही शख्स है नैब के पूरे कानून में, वो चेयरमैन नैब है जिसका इख्तियारात हैं, तो उनका होना जरूरी है। वो जब बैठेंगे इसके नैब के इदारे में तो फिर ये सब चीज चलेगी। तो अगर एक्सटेंशन ना होती तो अगर ये वेकेंट हो जाती पोस्ट तो फिर नैब की जो थी वो समझे कि हेल्ड इन अबाइंस हो जाती सारी कार्रवाई। तो ये जरूरी था ये ऑर्डिनेंस लाना। तो अभी मुझे बताएं मुजफ्फर साहब, एक बात मुझे बताएं, तो एक बात बताएं कि मैंने अभी तो हमारे इल्म में है, मैंने अपने तौर पे मालूमात भी की ऑफिशियली भी और अनऑफिशियली भी, कि जो इससे भी कंफ्यूजन तो है ब्यूरोज में भी कि मतलब इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी, आपके इल्म में क्या है कि कुछ है इस वक्त कंफ्यूजन कि हमें बढ़ना किस तरह है, किस केस में बढ़ना है, किस में नहीं बढ़ना है, क्योंकि काम तो अभी भी रुका है या चल रहा है? सही, बिल्कुल सही है, आप क्या समझते हैं? आपको इतना बताऊं कि मैंने भी ये अपना मीडिया के थ्रू मुझे पता लगा कि चेयरमैन नैब ने खत लिखा है अपना लॉ मिनिस्ट्री को क्लेरिफिकेशन के लिए कि इस प्रेजेंट अमेंडमेंट में हम क्या बनेगा इस चीज का। मुझे पता लगा नैब की तरफ से खत गया है जिसके ऊपर वो मेरे ख्याल डेलिब्रेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपको मैंने बताया कि ये केसेस अगर नैब के एम्बिट से निकाल दिए जाते हैं तो नैब का असल मकसद तो जो है वो बिल्कुल ही फौत हो जाता है। अभी आपने लफ्ज़ भी यहाँ सुना होगा, आपने लफ्ज़ सुना होगा सियासी रिश्वत। आरिफ चौधरी साहब हैं, माहिर हैं इस वक्त कानून के, बड़ा एक उन्होंने एक महज़ब अंदाज में लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सियासी रिश्वत। एक्सटेंशन जब आप देते हैं तो सियासी रिश्वत है ये एक तरह से। तो जो ओहदा है वो आप कह रहे हैं अभी लाजिम मलजूम है, चेयरमैन के बगैर इदारा नहीं चल सकता, लेकिन ये जो टैग लग गया साथ में, इसको आप किस तरह देखते हैं? है ये टैग या नहीं है, आप क्या समझते हैं? देखिए ये आप इसको नजरिया जरूरत तो कह सकते हैं, सियासी रिश्वत में मैं इस वजह से नहीं जाऊंगा बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर बिल पर ये ना एक्सटेंड हो तो फिर ये जिस तरह मैंने बताया कि सारी हैंड एंड अबाइंस हो जाएगी, लेकिन जो क्राइटेरिया दिया गया है कि आप जो प्रेसिडेंट है वो बिठाएगा अपोजिशन को, लीडर को और प्राइम मिनिस्टर को, और वो एक साथी का भी किरदार अदा करेगा ताकि इसकी अपॉइंटमेंट हो जाए। सिर्फ एक मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कानून साइलेंट है कि कितना टाइम दिया जाए इस निगोशिएशन को, कितना दिया जाए। फिर पार्लिमानी कमेटी जिसने बैठना अगर नहीं होती निगोशिएशन तो उसके पास कितना वक्त होना चाहिए, ये वक्त भी देना जरूरी है। 3 माह 4 माह इस तरह तो अनसर्टेनिटी सी पोजीशन है, इस ग्रे एरिया को भी एड्रेस करना जरूरी है। लेकिन एक्सटेंशन जो था वो जरूरत थी इस नैब के लिए भी। अच्छा, नजरिया जरूरत, दो लफ्ज आ गए, सियासी रिश्वत, नजरिया जरूरत। मंदोखेल साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मुजफ्फर साहब के सामने ये करूँ, क्या नेब का चेयरमैन जो पहले ही दिन इनका अपॉइंटमेंट हुआ, क्या उनकी लास्ट डेट किसी को नहीं पता था? क्या लास्ट डेट में पूरे पाकिस्तान में नेब के चेयरमैन से ज़्यादा ईमानदार शख्स कोई नहीं है? क्या एक थानेदार जिसके ऊपर आधा मोहल्ला जो है ना उसके ऊपर एग्री ना हो, आधा एरिया जो है ना उस पर एग्री हो, क्या उस थानेदार की अपनी क्या पोजीशन रहेगी, क्या हैसियत रहेगी? और दूसरी बात ये कि ये नज़रिया ज़रूरत तो मुजफ्फर साहब की मजबूरी हो सकती है इस तरह अल्फाज कहने में। मैं ये करूँ सियासी रिश्वत है, आरिफ साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये सियासी रिश्वत है और सियासी ब्लैकमेलिंग भी है। अच्छा, आपने एक बात की, ब्लैकमेलिंग भी है। थाने था आपने कहा ना, अब वो हुकूमत या मौके पे होता है या नैब से भी वो कहते हैं जी जो आधे लोग हैं जो थानेदार पे नहीं यकीन रख रहे वो लोग हैं जिन पे केसेस हैं।
तो उसके अच्छा आप कह रहे हैं ना आधे तो मैं अपोजिशन शुमार कर रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं वो उन पे तो केसेस हैं इसलिए उनको एतबार नहीं है। वो चलो मैं थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ। तो आप मुझे बताओ कि पूरे पाकिस्तान में कोई ईमानदार शख्स नहीं है? ये जो नेब ऑर्डिनेंस में जो पहले रूल्स बना हुआ है वो ये है कि अपोजिशन लीडर से मुशावरत करने के लिए आप लिया है ओपनली कि पूरे पाकिस्तान में जो ऐसा कोई ईमानदार शख्स नहीं है जिस पे अपोजिशन का एतबार न हो। ये तो हो नहीं सकता है। मगर इसके ऊपर क्यों? क्योंकि ये उसकी बात मानते हैं। ये लोगों के जैसा आगा रफ़ीकी, आगा सिराज के घर पे छापे मारना, इस तरह हमारे खुर्शीद शाह साहब अभी तक बेटे समय जेल है। और फिर आपको और हैरत वाली बात बताऊं, अभी 3 दिन 500 अरब रुपए नहीं अभी पिछले हफ्ते आसिफ अली जरदारी साहब के केस लगा हुआ था। उस दिन ये मुझे दोनों साहिबान बता दें, मुझे एग्री करेंगे आई एम श्योर, कि पूरे पाकिस्तान में इस नेब ऑर्डिनेंस की वजह से केसेज एडजन हो गए। वाहिद केस आसिफ अली जरदारी साहब का था और उसी बिल्डिंग के अंदर भी सारे केस एडजन हो गए। जो फारूक नायक साहब ने, सरदार लतीफ कोसा साहब ने कहा, पॉइंट आउट किया कि आपकी बिल्डिंग के अंदर भी सारे अदालतों में केस एडजन हो गए, मगर वो जज साहब बजित थे, नहीं मैंने चलाना है। तो बात ये है, अगर आप इस तरह केस चलाओगे और आप इस तरह अपोजिशन को चोर चोर कहोगे तो कैसे मानेगा? आप सजा भी दे देंगे। आपने नवाज शरीफ साहब को सजा दिलाई, अपनी जगह नहीं अपनी जगह कैसे? एक सवाल, आपने नवाज शरीफ साहब को सजा दिलाई, उसको कोई मानेगा? आपकी बातें दुरुस्त होंगी, लेकिन मैं कह रहा हूं 500 अरब रुपए, वो अभी आपने सुना मुजफ्फर साहब ने भी कहा 500 अरब रुपए की रिकवरी कर चुका है मौजूदा चेयरमैन नैब। 500 अरब रुपए की रिकवरी नैब कह रहा है कि रिकवरी कर चुका है 3-4 साल के अंदर 500 अरब रुपए की। 500 अरब रुपए में 5 रुपए बताओ जो अपोजिशन से निकले हो। ऑपोजिशन से निकलो, हाँ 5 रुपए अगर निकले हो, वो जो 30 अरब वो कहते हैं, वो जो आपका रावलपिंडी नैब ने जो आपका जो मतलब ये है स्कैम है उसमें 30 अरब रुपए निकाल दिए। इसका मतलब ये है कि चोर आपके अपने बगल में नहीं। रावलपिंडी के अंदर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने जो आपके फेक अकाउंट्स केस हैं, जो मुख्तलिफ उसमें स्कीम्स थी, जो मुख्तलिफ केसेस थे, उसके अंदर 20-22 अरब की रिकवरी रावलपिंडी नैब कर चुकी है अभी। तो मैं आपसे दोबारा सवाल करूं, जो भी रिकवरी है उसमें सियासी वर्कर से, सियासी लीडर से 5 रुपए बता दो मुझे, किसी का नाम बताओ पूरे पाकिस्तान में। इसका मतलब यह कि आपने सियासी लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, अपनी हुकूमत को चलाने के लिए किए। जब आपका हलीमा बीबी चोर निकली, जब आपका हलीम खान चोर निकला, जब आपका परवेज खटक चोर निकला, जब खुद आपके जहांगीर तरीन चोर निकला, खुसरो बख्तियार चोर निकला और क्यानी चोर निकला, तो अब आपको ये ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। अब आपको ये ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। लेकिन ये जो मुझे पता है, इससे फायदा तो अगर उनको होगा तो फायदा तो इधर, यानी आपको ये क्यों लगता है, ये क्यों लगता है, मैं सवाल है आपसे कि क्यों लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट को फायदा देगा, ऑपोजिशन को फायदा नहीं देगा? क्यों लगा? आप एक शख्स को मार मार के उसको थाने में बंद करके जेल में 2-4 साल घसीट ले, और जब आपको पता चल जाए कि अभी कुछ निकलेगा नहीं, तो उस गरीब को क्या फायदा देना है आपने? वो तो वैसे बरी हो जाएगा। लेकिन ये जो 3-4 साढ़े 3 साल जो आपने इसको हरासमेंट किए, मार मार के, वो किस खाते में जाएंगे? ये तो अभी डैमेजेस वाला है। आपने एक और बात ही की कि भाई साहब, जैसे मैंने कहा कि रावलपिंडी से इस पर रिकवर हुए, अब फेक अकाउंट्स केस में रिकवर हुए। सियासतदान खुद करप्शन करे, सियासतदान क्या किसी ब्यूरोक्रेट और किसी बिजनेसमैन के बगैर करप्शन कर सकता है? अब फेक अकाउंट्स केस में भी तो बहुत से ब्यूरोक्रेट्स के नाम है, बहुत से बिजनेसमैन के नाम है, जो और भी केसेस हैं। कोई आपको लगता है कर सकता है कि सियासतदान खुद करप्शन करे? आप खुद पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, मुझे बताओ, जब तक कोई कॉन्ट्रैक्टर साथ शामिल ना हो, जब तक कोई और आपका सारा जोर हुकूमत की तरह सियासतदान के ऊपर क्यों है? सियासतदान के अकाउंट में कोई पैसे नहीं जाता है। अभी सियासतदान, अभी आपको मैं बताऊं कि आगा सिराज दुरानी साहब के ऊपर इल्ज़ाम किया है कि जी इसकी सोर्स ऑफ इनकम करोड़ है और 1 अरब की जायदाद है। ये पता नहीं है कि वो कहां से है, लेकिन वो 1 अरब की जायदाद कैसे गिन रही? ये पेन है, मैं कहता हूं मैंने 100 रुपए में लिए, नहीं जिसकी 1 लाख रुपए कीमत है, तो आप जो मर्जी गिनते रहो। फिर दूसरी बात ये, जो ये अफसरान है, मैं आपको दोबारा NHA के हवाले दूं, जो 1000 अरब का फवाद चौधरी और वो मुराद सीद प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी 3 दिन पहले, उसके तहत क्या ये सारे पैसे नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ भी चोरी किए? क्या उसके साथ अफसरान नहीं होंगे? क्या उसके साथ ठेकेदार नहीं होंगे? पिछले हफ्ते तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि NHA के अफसरान पर मुझे फख्र है, बड़े जबरदस्त काम किए। तो जब आप खुद अफसरान की तारीफ करे हो और दूसरी तरफ सियासतदान के ऊपर करो, तो क्या सारे चोर सियासतदान है? अच्छा, जो अपोजिशन की तनकीद है, जो मंदो खेल साहब की तनकीद, आरिफ चौधरी साहब, क्या ये तनकीद इसलिए है कि ये अपोजिशन में है? क्या ये तनकीद, या फिर ये तनकीद आपको बजा लगती है कि ये जो कह रहे हैं कि चेयरमैन नैब पर और नैब ने जो किया है वो 500 अरब रिकवर किया, लेकिन सियासतदानों से तो नहीं किए, और वो कहते हैं उसको सिग्निफिकेंस नहीं दे रहे, वो कहते हैं जी तनकीद है, हम नहीं मानते इन चीजों को? ये क्यों तनकीद है ये चौधरी साहब? नहीं, देखिए बात यह है कि जहाँ तक नैब का काम है, नैब ने काम किया है, उन्होंने पैसे भी रिकवर किए हैं, बात बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। बात यह है कि इन्होंने ये कहा, यानी बहुत, वो कहते हैं ना लफ्ज़ जो है वो वर्ड्स एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। सफियान, इन्होंने लफ्ज़ों का सहारा लिया और एक्शन नहीं लिया। आप देखें कि जुमला जो था कि हम केस देखते हैं, फेस नहीं देखते,
इसकी तरदीद अमलन इस तरह हो गई कि जब फेस ना सिर्फ देखा गया बल्कि फेस को चूमने की ख्वाहिश का इजहार जो है वो पूरी कौम ने सुना, तो उससे लोगों के ज़हन में ये शकूक व शुबहात पैदा हुए कि यहाँ फेस देखे जाते हैं। फिर फेस का इस हद तक उसे देखा गया कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो थी या दो पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में थी उनके लोगों पर ज़्यादा हाथ डाला गया, दूसरी तरफ बहुत कम डाला गया, ये भी बात थी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं आपको एक अर्ज करूं कि जो सियासी लोग हैं जिनकी जो भी वाबस्तगी है, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता। पाकिस्तान में करप्शन बेइंतहा सियासतदान कर रहे हैं और इससे बड़ी ताकत वाले लोग जो है वो भी कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि अब इन्होंने इस हद तक इस एहतसाब के लफ्ज़ को बदनाम कर दिया है कि मैं समझता हूँ कि इसकी बुनियाद पर अब लोग किसी के साथ चलेंगे नहीं। लोगों को समझ आ गई है कि भाई यहाँ ये काम बड़े बड़े लोग करते हैं, लेकिन चूंकि उनके हाथ इतने लंबे हैं और सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, और आप देखिए अदालतें जो हैं वहाँ जाके मामला तय नहीं पा सकते। प्रोसिक्यूशन में इनसे कितनी दफ़ा कहा गया कि जनाब आप आपके प्रोग्राम में ये बात बार बार हुई कि जनाब आप ज़रा देखें तो सही आपके पास प्रोसिक्यूटर कौन है, आपके पास इन्वेस्टिगेटर कौन है। इनके अपने इन्वेस्टिगेटर जो थे उनके बयानात की रोशनी में बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। नैब के जो प्रोसिक्यूटर वहाँ इन्वेस्टिगेटर थे, और फिर इनके बहुत सारे लोग जो थे उनकी करप्शन के ये नैब के वहाँ रावलपिंडी में जो थे, और उनका सब लोगों ने सुना कि किससे उसकी क्या वाबस्तगी थी और उन्होंने क्या किया। इस सारे मामले में चेयरमैन नैब का कोई एक्शन कहीं अपने